जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो अमीर डैडी ने कहा कि अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसीलिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि वे 5 सेट के शीशे के सिक्के ढालते समय जब माइक और मैं ये सोच रहे थे कि पैसा बन रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पे चल रहे थे जिस तरह से अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए ऐसा करना गैरकानूनी था। सरकार और बैंकों के लिए ऐसा करना कानूनी था, परंतु हमारे लिए नहीं था। इसीलिए भी बताया कि पैसा कानूनी और गैरकानूनी दोनों तरीके से कमाया जा सकता है। अमीर डंडी ने के बाद हमें ये समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है जो हकीकत में गधे के समान लटकी गाजर की तरह होता है। धन को भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, उसकी वजह से ही अरबों अरबों लोग ये सोचते रहते हैं कि धन असली चीज़ है। धन दरअसल एक मायाजाल है जो जनता को अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों की तरह महल खड़ा कर पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर धन से ज़्यादा कीमती है। उन्होंने कहा। उन्होंने अमेरिका की गोल्ड स्टेट के बारे में भी बात की और बताया कि हर डॉलर का नोट असल में एक चांदी का प्रमाण पत्र है। उन्होंने इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि इस दिन हम लोग गोल्ड स्टेट को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के प्रमाण पत्र नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा तो बच्चों तो कामयाब हो जाएगी। गरीब, मध्यवर्गीय और ना समझ लोगों की एक ज़िंदगी इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे भरोसा करते रहेंगे कि धन ही असली चीज़ है और वह जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वह कंपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी। उनकी बात उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु सालों बाद जाकर मुझे राह में समझ में आया। यह बड़े पते की बात थी, वे देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब वे अपने पिकअप ट्रक से में चढ़े तो उन्होंने कहा कि काम करते रहो बच्चों, पर ज़िंदगी जल्दी तुम्हें तनख्वाह की ज़रूरत को भी भुला जाओगे। तुम्हारी आगे की ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो और जल्दी से ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसा कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीक़ों से तुम उस नौकरी से ज़्यादा कमा लोगे। तुम उस ऐसी चीज़ों को देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौका उनके नाक के नीचे होते हैं, फिर भी वे ज़्यादा लोग मौक़ों को भी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलते हैं जो वक्त में तुम्हें मौका भांपने का कामयाब हो जाए। उसके बाद तुम ज़िंदगी भर मौका भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम उन लोगों के कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात का ध्यान से समझ लो और ताकि तुम ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वे टायर बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। माइक और मैंने स्टोर को अपनी चीज़ें उठाई और मिसेस मार्टिन के गुड बाय का। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहाँ घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातों करते हुए बिताया। 2 सप्ताह हम लोग सोचते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार को आखिरी में मिसेस मार्टिन से दोबारा गुड बाय कर रहा था और कॉमिक बुक स्टेट का ललचाई नज़र से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेट ना मिलने से सबसे दुखद बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अचानक जब मिसेस मार्टिन ने मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थी तो मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते हुए देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा। मेरा मतलब था, मैंने उससे पहले उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो था, पर उस पर ध्यान नहीं दिया। मिसेस मार्टिन कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभाल कर अपने पास रख लिया। बाकी पुस्तकों को उन्होंने एक बड़े पूरे कार्डबोर्ड के डब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इन कॉमिक्स का क्या करती है तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब मैं नई कॉमिक्स लाते हैं तो ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक्स को डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वह 1 घंटे आने में ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जल्दी डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने
उनसे पूछा कि हम कॉमिक्स मिल सकती है। उसे उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती है अगर आप स्टोर के में काम करते हैं और आप इसे वादा करें कि आप उन्हें दोबारा नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई थी। माई की मम्मी और बेसमेंट में हम एक खाली कमरा दे दिया और जो उन्हें किसी भी काम नहीं आ रहा था। हमने उसी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्दी ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माई की छोटी बहन को पढ़ने में बहुत शौक था, इसलिए वे हमने अपना लाइब्रेरियन बना दिया। लाइब्रेरियन के आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वहाँ हर बच्चे 10 सेट लेती थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद 2:30 से 4:30 बजे लाइब्रेरी खुलती। पड़ोस के बहुत से बच्चे इनके ग्राहक बन गए। वह जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक की कीमत 10 सेट होती थी और 2 घंटे में वह 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। माई की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती और वह देख लेती कि आपने कपड़ों में कॉमिक छुपा कर तो नहीं ले जा रहे। वह इस बात का रिकॉर्ड भी रखती कि हर रोज़ कितने बच्चे आए और उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर $9.5 का औसत लाभ हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फ़ायदा भी दिया। हालांकि कॉमिक कभी कभार ही पढ़ती थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे और साथ ही साथ हम अलग अलग दुकानों पर कॉमिक्स की इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेची। जबकि कोई कॉमिक फट जाती तो उसे जला देते। हमने उनकी एक शाखा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन माई के बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला। हम बहुत ही उम्र में हमने ये जान लिया कि अच्छा स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी का एक समस्या आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झड़झड़ाने शुरू कर दिया। माई के डैडी ने सुझाव दिया, अपना ये कारोबार बंद कर दें। तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और हमने कॉन्वर्सिस स्टोर पर शनिवार काम करना बंद कर दिया। फिर भी अमीर डैडी रोमांचित थे, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी जो हमें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे कि हमें अपने पहले सबसे इतनी अच्छी तरह से सीख लिया। हमने यह भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। स्टोर में नौकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता, इसीलिए हमें मजबूरन अपनी काल्पनिक शक्ति से जोर डालना पड़ता था कि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकें। कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा अपना व्यवसाय था। हमारा धन हमारे काबू में था और हम किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। जिसमें हम सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने व्यवसाय से तब भी पैसा मिलता था जब हम वहाँ स्वयं मौजूद नहीं थे। उसी समय हम ये पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करता है। तो ज़्यादा तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें इतना बढ़िया नसीहत दे दी। तो ये थी रिच डैडी पुअर डैडी का चैप्टर 2, जो कि लेसन था। इसमें हमने 3 भागों में इसको डिवाइड किया था। इसको सीरीज को आपको तीनों में आपको देखना होगा। इससे पहले भी हमने एक पहला चैप्टर हमने देख लिया था। उसके बाद ये दूसरा चैप्टर था जिसको 3 भागों में हमने इसमें अपलोड किया। तो आपको ये रिच डैडी पुअर का दूसरा चैप्टर आपको कैसा लगा? आपको अगर बढ़िया लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अपना रिप्लाई दीजिए। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है जिसे आप दूसरों के तक पहुँचाना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप मुझे अपने मेल से कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी स्टोरी को लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लोग सिर्फ प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं कि इस दौरान वे दिल का काम कर लेते हैं, दिमाग से नहीं। अमीर डैडी ने अपने सिर को उंगली ठोकते हुए कहा। फिर वह उन्होंने हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं तो वह खुशी, इच्छा और लालच की भावना जाग जाती है और एक बार फिर दिमाग को सोचने के बजाय दिल से काम करने लगता है। तो वह दिल से यानी अपनी भावनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा। बल्कि ठीक है, अमीर डैडी ने कहा। वे इस बारे में सोच नहीं पाते थे
कि वे उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावनाओं को काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है कि वे नौकरी करने लगते हैं और आशा करते हैं कि ज़्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। वह पुराना डर उन्हें सताता रहता है। वे नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसे उनके डर को कम कर देगा, परंतु ऐसा नहीं होता। डर ही उनके कारण उनकी नौकरी जाल में फंसते रहते हैं। पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाए, परंतु रोज़ जब उठते हैं तब उनका पुराना डर भी उनके साथ उड़ा है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों के रात भर जगाता है और रात को उनके रात बहुत चिंता और परेशानी से गुजरती है। इसीलिए उठते हैं, काम पर जाते हैं, ये आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनके दिल के कुतरने वाले डर से मौत का घाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी ज़िंदगी को चला रहा है, परंतु वे इस बारे में कभी सोच नहीं बोलते कि वे पैसा उनकी भावनाओं को कब्जा कर लिया है और वे आत्माओं पर भी हैं। यह कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि वे शब्दों को छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बात को सुनी थी, परंतु उनका मतलब पूरी तरह समझ में नहीं आ पाया था। मुझे अवसर यही हैरानी होती कि लोग ऑफिस जाने में इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी के खास मज़ा नहीं आता था और वे कभी भी खुश नहीं दिखते थे। फिर भी वजह थी कि वे उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के प्रेरित करती थी। जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम इतना समझ सकते थे, उतना समझ लिया, तो उन्होंने आगे कहा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था क्योंकि मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं, क्योंकि अमीर बनने की से समस्या नहीं सुलझेगी। अमीर बनने की समस्या सुलझेगी? मैंने आश्चर्य से पूछा। बल्कि बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरी भावना इच्छा के बारे में अपनी बात को पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहने का ज़्यादा पसंद करता हूँ। यही बुरा नहीं है कि हम किसी के बेहतर, ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा सुखद और या रोमांचित चीज़ों को इच्छा रखें। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसा की ज़रूरत होती है, क्योंकि मानते हैं कि पैसा की सुख खरीद सकता है, परंतु पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर पल भर की होता है। उन्हें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा आराम, ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। इसीलिए वे काम करते रहते हैं और वे सोचते रहते हैं कि पैसा का डर और लालच से परेशानी उनकी आत्माओं को शांत कर देगी, परंतु पैसा यह काम नहीं कर सकता। अमीर होने के बाद भी नहीं, माइक ने पूछा। हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं, अमीर डैडी ने कहा। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे ना होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। इसीलिए वे ढेर सारी दौलत की जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है। उन्हें वे खोने का चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को बताऊँ जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, परंतु वे आज उससे भी ज़्यादा चिंतित परेशान हैं जितना कि वे अपनी गरीबी के दिनों में थे। उन्होंने इस बात को भी डर था कि वे अपनी सारी दौलत खो देंगी। अमीर बनने से पहले वे डर को सता रहे थे। वे अमीर बनने के बाद और बढ़े गए और दरअसल उनकी आत्मा को कमज़ोर और ज़रूरतमंद हिस्सा अब और तेज़ी से जी रहा है। वे अपनी आलीशान बंगलों, शानदार कारों, वे ऐसे आराम के साथ ज़िंदगी को नहीं खोना चाहते जो कि पैसे से खरीदी गई है। वे इतनी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उनका दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग उनके न्यूरोटिक और कुटित हो चुके हैं। हालांकि वो अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसा है, तो क्या गरीब आदमी ज़्यादा सुखी होता है? मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता, अमीर डैडी ने कहा। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि पैसे के पीछे भागना। उसी समय कस्बे में एक पागल हमारी मेज़ के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उनमें से कुछ ढूंढने लगा, जैसे मैंने किसी ने समझाकर भेजा हो। चर्च में इस मोड़ पर हम तीनों ने उसकी हरकतों को दिलचस्पी से देख रहे थे, जबकि उससे पहले हमने उसे नज़रअंदाज कर रहा हुआ था। अमीर डैडी ने अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े के पास आने का इशारा किया। पैसा देखते ही तत्काल चला आया
उसने पैसे लिए और अमीर डैडी को ढेर सी दुआएं दी और उसे अच्छी किस्मत के खुश होकर जल्दी से चल गया। इसमें और ज़्यादा कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है। अमीर डैडी ने कहा, मैं ऐसे बहुत से लोग से मिला हूँ जो कहते हैं कि मुझे पैसे की कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज़ 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। ये तो सच्चाई का नकारना है। अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं तो नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह से चिंतन पागलपन और चिंतन है कि कंजूसी भरे चिंतन से भी ज़्यादा पागलपन का, जिसमें कोई आदमी पैसों की कुंडली मारकर बैठा जाता है। जब वह अपने अमीर डैडी की बात सुन रहा है तब वह दिमाग में ख्याल आ रहा था कि मेरे डैडी 1000 बार ये कह चुके हैं कि मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है। वे ऐसा अक्सर कहा करते हैं। वह खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा भी यह कहते करते थे, मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। यही कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन में ये डर लालच की भावना पूरी तरह से निकल ना जाए। नहीं, इसमें तो बहुत सी समय बर्बाद हो जाएगा। अमीर डैडी ने कहा, भावनाओं के कारण तो इस इंसान ने, इन्हीं के कारण हमारी स्थिति, भावना, सबका मतलब है चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, ना कि अपने विरोध में। और माइन ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो बारे में चिंता मत करो, आगे आने वाले साल में तुम्हें इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अपनी भावनाओं को प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाओं को अपनी रहेगी ही, परंतु आपकी अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए, ताकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि आप मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते? मैंने पूछा। क्यों नहीं? अमीर डैडी ने जवाब दिया, जब कोई आदमी कहता है कि मुझे नौकरी खोजने की ज़रूरत है तो इस बात से बहुत संभावना है कि वह भावनाओं को फैसला कर रही है। इस विचार को असली कारण पैसा ना होने का डर है, परंतु अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा, बिल्कुल पड़ती है। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन के विचार आता है। मुझे समझ नहीं पाया, माइक ने कहा। अमीर डैडी ने कहा, अगर आपके मन में पैसों की कमी का डर जाग जाए तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ो मत लगाइए, ताकि उसे कुछ रुपए के सहारे उस डर को मार दिया जाए। जिसके बजाय आप खुद के सवाल पूछें, क्या लंबे समय से इस डर के बढ़िया इलाज कोई नौकरी है? मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है, खासकर जब आप आपके आदमी पूरी ज़िंदगी को देखते हैं तो नौकरी दीर्घकालीन का समय का आत्मकालीन समाधान है। परंतु मेरे डैडी हमेशा कहा करते थे, स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या कह रहे थे। कहते हैं, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़्यादातर लोग इसी सलाह देते हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा विचार होता है, परंतु लोगों को इस सलाह के पीछे डर छुपा होता है। आपका मतलब ये है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह डरते हुए हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। तो मुझे गलत मत समझना, वे तुम्हें प्यार करते हैं, वे तुम्हारे भला चाहते हैं। वे सोचता हूँ कि उनका डर सही है भी है। शिक्षा और नौकरी का महत्वपूर्ण है, परंतु इससे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर उन्हें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए प्रेरित करता है। उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने में इतना जोर देते हैं। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम पैसों की ताकत को काबू में पाना सीखो और पैसों के डर को तुम दिमाग से निकाल देना चाहिए, और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसों के गुलाम बन जाओगे। अब उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वे हमारे विचारों को ज़्यादा व्यापक बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो मिस्टर मार्टिन नहीं देख सकती थी, उनके कर्मचारी नहीं देख सकते थे, या मेरी डैडी तक नहीं देख सकते थे, वे देखने के योग्य हमसे आ जाए। उन्होंने उदाहरण दिए थे कि हमें समय कठोर जरूर लग रहा है, लेकिन उन्हें कभी नहीं बोला
मेरा नज़रिया उसे देखने में बहुत बड़ा हो गया। अब उसे जाल में देख सकता था जो ज़्यादातर लोग सामने पे बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सभी लोग कर्मचारी हैं, हम केवल अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं, अमीर डैडी ने कहा। मैं तुम लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम इस जाल से बचे रहो और डर और लालच के दो फंदों से बनने वाले जाल से इनका इस्तेमाल समर्थन करो और अपने विरोध नहीं। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ नहीं सीखना चाहते कि ढेर सारे पैसे कैसे इकट्ठा कर लिया जाए। उससे डर या लालच नहीं जीता जा सकता। अगर तुम डर और लालच के काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितना भी अमीर बनो, असलियत से तुम्हें एक बड़ी तनख्वाह पाने का गुलाम ही रहोगे। तो हम किस तरह से जाल से बच सकते हैं? मैंने पूछा। गरीबी या पैसों की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है, ना कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। हमें खुद को और वह डर या अज्ञान होता है लोग इस जाल में फंसाया रहता है। इसलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को ये ज़रूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। पहली के टुकड़े के अब सामने आ चुके हैं कि मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास डिग्रियां थी और वह एक बढ़िया कैरियर भी था, परंतु स्कूल ने उन्हें यह भी नहीं सिखाया कि धन में अपने डर को किस प्रकार से काबू रखा जाता है। अब समझ चुका था कि अपने दोनों डैडियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता हूँ। तो आप पैसा ना होने का डर के बारे में बात कर रहे हैं। पैसे की इच्छा किसी की इस तरह से हमारी सोच को असर डालती है, माइक ने पूछा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया? क्या तुमने यह देखा कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह से बढ़ रही थी? हमने अपना सिर हिलाकर हामी भरी, पर तुमने अपनी भावनाओं को सामना हार नहीं मानी, और हम इसका कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिला। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें हमेशा डर और दौलत की भावना ही रहेगी। इसी क्षण से तुम लोगों के लिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि तुम भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन करो और लंबे समय में ऐसा करो। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो और अपने इस तरह से विचारों को दूषित मत होने दो। ज़्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध करते हैं। यह एक अज्ञान की शुरुआत होती है और डर की इच्छा की भावना के कारण ज़्यादातर लोग तनख्वाह के चेक और तनख्वाह की बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। असल में वह यह सोचते नहीं हैं कि भावना के आधार पर बने हुए विचार उन्हें किस तरफ से ले जा रहे हैं। ये बात हो गई जिसमें कि हम गाड़ी खींचते वाले गधे के समान उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है और उसके नाक के ठीक सामने ही होती है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है, परंतु गधा लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपका कहने का मतलब ये है जिस समय मैंने ये नए बेस ग्लव्स, केडी और खिलौने के सपने देखना शुरू किया, उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे भागता था, माइक ने कहा। और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज़्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों पे रोब झाड़ने के लिए कई नई कार, एक नाव और एक आलीशान घर, अमीर डैडी मुस्कुराकर कहा। डर आपको दरवाजे के बाहर धक्का देता है, इच्छा आपके अंदर बुलाती है, आपको चट्टानों की तरह ललचाती है। यही जाल है, तो इसका काट क्या है? माइक ने पूछा। डर और इच्छा अज्ञान की वजह बढ़ते हैं, इसीलिए अमीर लोग पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका डर उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा होता है। धन ही गाजर है और भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद गाजर का पीछा करने में अपने फैसले का दोबारा सोचता। आमिर डैडी ने आगे की ओर समझाया कि आदमी की ज़िंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच में होने का वाला संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी ज़िंदगी में अज्ञान घुस जाता है। यह संघर्ष हर पल होता है, इसीलिए हमें फैसला करना है, यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए और इसे बंद कर लिया जाए। देखो, स्कूल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पर कोई कला या व्यवसाय सीखे सकें और अपनी तरह से समाज के योगदान दे सकें। हर समाज में शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिक, कलाकारों, सहयोग, व्यवसायियों, लोगों की
लोगों, पुलिस ऑफिसरों, दमकल कर्मियों और सिपाहियों की ज़रूरत होती है। उन्हें सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विकसित हो सके और हमारी संस्कृति समृद्ध हो सके। अमीर डैडी ने कहा, दुर्भाग्य से कई लोग के लिए स्कूल शिक्षा अंत होता है, शुरुआत नहीं। एक लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा था कि वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया, परंतु ज़्यादातर महान शिक्षकों के शब्द सालों तक हमने सिखाते रहते हैं, वह इन शब्दों की आज भी मेरे साथ हैं। मैं आज थोड़ा निर्मल हुआ हूँ, अमीर डैडी ने कहा। 1 बजे पर निर्मम हुआ। मैं चाहता था कि तुम लोग को आज ये चर्चा हमेशा याद रहे। मैं चाहता था कि तुम लोग हमेशा मिसेस मॉन्टी के बारे में सोचें। मैं चाहता था कि तुम उन लोगों को उस गधे के बारे में सोचें। उन्हें कभी मत भूलना। अगर तुमने अपनी जिम्मेदारियों को उनके काबू नहीं किया तो डर और लालच तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें ज़िंदगी के सबसे बड़ा जाल में फंसा सकती हैं। अपनी ज़िंदगी को डरते डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा ना करने की निर्मलता, जिन निर्मलता के पैसों के लिए कड़ी मेहनत की जाए और ये सोचता जाए कि पैसे की खुरदरी की गई चीज़ें सुख देती सकती है। बिल चुकाने के डर से घबराई आधी रात को जागना जीने के एक भयानक तरीका है। तनख्वाह के हिसाब से ज़िंदगी जीना भी एक कोई जीना है। ये सोचने की कोई नौकरी आपकी सुरक्षा का एहसास दे सकती है। खुद से झूठ बोलना, ये निर्भरता और यही इससे तुम कैसे बचना चाहता हो। मैंने देखा कि पैसा किस तरह से लोग जिंदगियों में चलता है, ऐसा उनके साथ मत होने देना। भगवान के लिए पैसा अपनी ज़िंदगी को मत चलाने देगा। हमारी मेज़ के नीचे सॉफ्ट बेल आ गई है। हमारे डैडी ने उसे उठाया और वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। तो अज्ञान का लालच और डर का भय ताल्लुक है? मैंने पूछा। यह पैसा का अज्ञान ही है कि उसकी वजह से इतना लालच और इतना डर पैदा होता है। अमीर डैडी ने कहा कि मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर अपने परिवार से ज़्यादा खुशी देना चाहता है, वह अपनी फ़ीस बढ़ा देता है। उसी फीस को बढ़ाने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक के लिए महंगी होती जाती हैं। उससे गरीब लोग उसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए गरीब लोगों को स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज़्यादा बुरा हो जाएगा। अब कि डॉक्टर ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फ़ीस को बढ़ा देता है। क्योंकि वकील ने भी अपनी फ़ीस बढ़ा दी है, इसलिए स्कूल के टीचर ने भी अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं। इसी कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और हमें सिलसिला अंत काल तक यूँ ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच में इतना भयानक अंतर हो जाएगा कि परले आ जाएगी और ये एक महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। महान सभ्यता तभी धराशायी हुई है जब अमीर और गरीब के बीच में फासला बहुत ज़्यादा हो जा गया है। अमीर भी उसी रास्ते पर चल रहा है और उसी को साबित होता है कि इतिहास आपके आप को दोहराया है। क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते, हम केवल ऐतिहासिक तारीखों के नाम रटते हैं और उन सबको भूल जाते हैं कि क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। मैंने पूछा, अच्छी तरह से चल रही सरकार, एक शिक्षक समाज तो नहीं, कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांत में ही हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुई, लालच और डर के कारण बढ़ती हैं। अगर स्कूलों में धन के बारे में सिखाया जाता तो लोग ने पास ज़्यादा पैसा होता और बाज़ार में कीमतें भी कम होती। परंतु स्कूल में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। परंतु हमारा यह बिजनेस स्कूल भी है। माइक ने पूछा कि आप मुझे मास्टर की डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल के जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे? अमीर डैडी ने कहा, परंतु अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूल ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं जो परीक्षक बिन काउंटर्स होते हैं, ईश्वर के मालिक हैं। जब कोई बीन काउंटर बिजनेस संभाल ले, सिर्फ संख्या ही दिखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला घोट देते हैं। मैं जानता हूं कि क्योंकि 3 काउंटर्स से काम लेता है, वह सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और कीमत कैसे बढ़ाई जाए। इससे बहुत सी समस्या पैदा हो जाती है जिन्हें काउंटिंग का भी महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा लोग को इस बारे में जानना चाहिए, परंतु यह भी पूरी तस्वीर नहीं बताती। अमीर डैडी ने गुस्से में कहा। तो फिर इसका क्या हल है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं को बहाव को आकर मत सोचो। जब आप तुम में काम करने के लिए तैयार हो गए तो तुम अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया।
तभी मैं समझ गया था कि तुम मुझसे उम्मीद की जा सकती है। जब मैंने तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह का लालच दिया तो तुमने एक बार फिर भावनाओं को बात नहीं मानी। तुम ताकतवर भावना से बावजूद सोचना सीख रहे थे। ये पहला कदम था। ये कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैंने पूछा। ये तुम अपने आप से जान जाओगे। अगर तुम सीखना चाहते ही हो तो तुम लोगों की पैर पैच में ले जाऊंगा। यह वो जगह है जिसे लोग बेचते हैं। तुम उस जगह पे ले जाऊंगा जहाँ जाने से में ज़्यादातर लोग को डर लगता है। अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे मन के पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा। इसके बजाय तुम सीखोगे कि पैसे कैसे काम में लिया जा सकता है। अगर हम साथ जाते और क्या मिलेगा, अगर हमें ये सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैंने पूछा। वही जो बॉयर रैबिट को मिला था। अमीर डैडी ने टायर बेबी से आज़ादी। क्या ऐसा कोई बायर पैच होता है, जो मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। डर और लालच का बायर पैच है जो कि डर को छुड़ाकर अपने लालच का सामना करके अपनी कमजोरी को जरूरत पहुँचाकर हमें बाहर निकालने के रास्ते में पहुँचा सकती है। बाहर निकालने के रास्ते हमारे दिमाग से होकर गुजरते हैं। यही सही विचारों को सुनने से माइक के आर्ट से चकित होकर पूछा। हाँ, विचारों को चुनकर हम क्या सोचेंगे, बजाय उसके हमें अपनी भावनाओं में बहकर लगातार प्रक्रिया करते रहे। सुबह उठने और काम पे जाने की काफ़ी समस्याएं नहीं सुलझा जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा ना होने का डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आप खुद से एक सवाल पूछने की समय मिलता है कि इस तरह सवाल, क्या इस समस्या का हम बढ़ाया समाधान और ज़्यादा मेहनत करना है। ज़्यादातर लोग इतने पूरी तरह घबराए होते हैं कि वह खुद को असली नहीं बताते कि डर हावी हो रहा है वह, और नतीजा निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते और वह इसकी बजाय दरवाजे के बाहर दौड़ लगा देते हैं। टायर बेबी हावी हो जाती है और अपने विचार चुनने में वह यह मतलब था। पर हम ऐसा किस तरह से करेंगे, माइक ने पूछा। यही तो तुम्हें सीखने वाला है कि तुम किस सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास सुनने के लिए विचारों का विकल्प होने चाहिए, ताकि तू हड़बड़ी में काम करने के बच सके और जैसे अपनी सुबह की काफ़ी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। मैंने तुम्हें जो पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी दीर्घकालीन समस्याओं का अल्पकालीन समाधान है। ज़्यादातर लोग अपने दिमाग में सिर्फ एक समस्या होती है और एक थोड़े से समय होती है। ये समस्या होती है कि महीने की आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी टायर बेबी। वह अपने पैसा ज़िंदगी चलता है, या मैं ये कहूँ कि पैसा लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी ज़िंदगी को चलाते हैं। तो ये वही करते हैं जो अपने माँ बाप ने कहा नहीं किया था। सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। मैं इतना समय नहीं निकाल पाते, ये सोचेंगे कि क्या कोई दूसरा तरीका है कि इस वक्त को वे दिल से सोचते हैं और दिमाग से नहीं। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फ़र्क होता है, माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने कहा कि मैं इस तरह से जुमले अक्सर सुनता हूँ कि हर आदमी काम करना पड़ता है, या अमीर लोग शोषण होते हैं, या दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आप इस तरह से शोषण नहीं कर सकते, या मैं इस नौकरी के लिए पसंद करता हूँ क्योंकि मैं सुरक्षित हूँ। इसके बजाय कि हम ये कहना चाहिए, क्या ये ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल सक रहा। इस तरह से भावना पर आधारित हमारे विचारों की जंजीर टूट जाएगी और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए ये सबक है, एक महान सबक साबित हुआ। ये जानना है कि जब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से किस शब्दों की भावना में छुपी हुई है और किसके शब्दों का विचार। यह एक ऐसा सबक था जो ज़िंदगी भर मेरे काम आएगा, और ख़ास तौर पे तब तक जब अपने दिल में, यानी अपनी भावनाओं को बोल रहा था, ना कि अपने विचारों के दिमाग से। जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो अमीर डैडी ने कहा कि अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसीलिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि वे 5 सेट के शीशे के सिक्के ढालते समय जब माइक और मैं ये सोच रहे थे कि पैसा बन रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पे चल रहे थे जिस तरह से अमीर लोग चलते हैं।
दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए ऐसा करना गैरकानूनी था। सरकार और बैंकों के लिए ऐसा करना कानूनी था, परंतु हमारे लिए नहीं था। इसीलिए भी बताया कि पैसा कानूनी और गैरकानूनी दोनों तरीके से कमाया जा सकता है। अमीर टंडी ने के बाद हमें ये समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है जो हकीकत में गधे के समान लटकी गाजर की तरह होता है। धन को भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, उसकी वजह से ही अरबों अरबों लोग ये सोचते रहते हैं कि धन असली चीज़ है। धन दरअसल एक मायाजाल है जो जनता को अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों की तरह महल खड़ा रह पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर धन से ज़्यादा कीमती है। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टेट के बारे में भी बात की और बताया कि हर डॉलर का नोट असल में एक चांदी का प्रमाण पत्र है। उन्होंने इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किस दिन हम लोग गोल्ड स्टेट को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के प्रमाण पत्र नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा तो बच्चों तो कामयाब हो जाएगी, गरीब मध्यवर्गीय और ना समझ लोगों की एक ज़िंदगी इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे भरोसा करते रहेंगे कि धन ही असली चीज़ है और वह जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वह कंपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी। उनकी बात उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु सालों बाद जाकर मुझे राह में समझ में आया। यह बड़े पते की बात थी, वे देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा कि काम करते रहो बच्चों, पर ज़िंदगी जल्दी तुम्हें तनख्वाह की ज़रूरत की वो भी भुला जाओगे। तुम्हारी आगे की ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो और जल्दी से ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसा कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीक़ों से तुम उस नौकरी से ज़्यादा कमा लोगे। तुम उस ऐसी चीज़ों को देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौका उनके नाक के नीचे होते हैं, फिर भी वे ज़्यादा लोग मौक़ों को भी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलते हैं जो वक्त में तुम्हें मौका भांपने का कामयाब हो जाए। उसके बाद तुम जिंदगी भर मौका भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम उन लोगों के कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात का ध्यान से समझ लो और ताकि तुम जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वे टायर बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। माइक और मैंने स्टोर को अपनी चीज़ें उठाई और मिसेस मार्टिन के गुड बाय कहा। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहाँ घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातों करते हुए बिताया। 2 सप्ताह हम लोग सोचते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार को आखिरी में मिसेस मार्टिन से दोबारा गुड बाय कर रहा था और कॉमिक बुक स्टेट का ललचाई नज़र से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट ना मिलने से सबसे दुखद बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अचानक जब मिसेस मार्टिन ने मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थी तो मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते हुए देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा। मेरा मतलब था, मैंने उससे पहले उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो था पर उस पर ध्यान नहीं दिया। मिसेस मार्टिन कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभाल कर अपने पास रख लिया। बाकी पुस्तकों को उन्होंने एक बड़े पूरे कार्डबोर्ड के डब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इन कॉमिक्स का क्या करती तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब मैं नई कॉमिक्स लाते हैं तो ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक्स को डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वह 1 घंटे आने में ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्दी डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उनसे पूछा कि हम कॉमिक्स मिल सकती है। उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती है अगर आप स्टोर में काम करते हैं और आप इसे वादा करें कि आप उन्हें दोबारा नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई थी। माइक की मम्मी और बेसमेंट में हम एक खाली कमरा दे दिया और जो उन्हें किसी भी काम नहीं आ रहा था।
हमने उसी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्दी ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माई की छोटी बहन को पढ़ने में बहुत शौक था, इसलिए वे हमने अपना लाइब्रेरियन बना दिया। लाइब्रेरियन के आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वहाँ हर बच्चे 10 सेट लेती थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद 2:30 से 4:30 बजे लाइब्रेरी खुलती। पड़ोस के बहुत से बच्चे इनके ग्राहक बन गए। वह जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक की कीमत 10 सेट होती थी और 2 घंटे में वह 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। माई की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती और वह देख लेती कि अपने कपड़ों में कॉमिक छुपा कर तो नहीं ले जा रहे। वह इस बात का रिकॉर्ड भी रखती कि हर रोज़ कितने बच्चे आए और उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर $9.5 का औसत लाभ हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फ़ायदा भी दिया। हालांकि कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ती थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे और साथ ही साथ हम अलग अलग दुकानों पर कॉमिक्स की इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेची। जबकि कोई कॉमिक्स फट जाती तो उसे जला देते। हमने उनकी एक शाखा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन माइक के बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला। हम बहुत ही उम्र में हमने ये जान लिया कि अच्छा स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी का एक समस्या आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झड़झड़ाने शुरू कर दिया। माई के डैडी ने सुझाव दिया, अपना ये कारोबार बंद कर दें। तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और हमने कॉन्वर्सिस स्टोर पर शनिवार काम करना बंद कर दिया। फिर भी अमीर डैडी रोमांचित थे, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी जो हमें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे कि हमें अपने पहले सबसे इतनी अच्छी तरह से सीख लिया। हमने यह भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। स्टोर में नौकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता, इसीलिए हमें मजबूरन अपनी काल्पनिक शक्ति से जोर डालना पड़ता था कि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकें। कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा अपना व्यवसाय था। हमारा धन हमारे काबू में था और हम किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। जिसमें हम सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने व्यवसाय से तब भी पैसा मिलता था जब हम वहाँ स्वयं मौजूद नहीं थे। उसी समय हम ये पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करता है। तो ज़्यादा तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें इतना बढ़िया नसीहत दे दी थी। तो ये थी रिच डैडी पुअर डैडी का चैप्टर 2, जो कि लेसन था। इसमें हमने 3 भागों में इसको डिवाइड किया था। सीरीज को आपको तीनों में आपको देखना होगा। इससे पहले भी हमने एक पहला चैप्टर हमने देख लिया था। उसके बाद ये दूसरा चैप्टर था जिसको 3 भागों में हमने इसमें अपलोड किया है। तो आपको ये रिच डैडी पुअर का दूसरा चैप्टर आपको कैसा लगा? आपको अगर बढ़िया लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अपना रिप्लाई दीजिए। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है जिसे आप दूसरों के तक पहुंचाना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप मुझे अपने मेल से कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी स्टोरी को लोगों तक पहुंचा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।